हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम खतरनाक। तो चलिए आइए हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन का अगला लेक्चर देखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसके बाद और एक लेक्चर रहेगा, फिर स्ट्रेट लाइन का थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पीछे वाला क्लास में क्या क्या पढ़ाया थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्योंकि बहुत दिन बाद थोड़ा सा लाइव क्लास हो रहा है, तो आपको पहले मैं ऑब्जर्व करवा दूं कि कितने सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन के, है ना। और ऑन स्ट्रेट लाइन में जो अलग डिफरेंट फॉर्मूला पढ़े तो कब कौन यूज होता है थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला बात, ये फॉर्मूला कब यूज होता है? तो आंसर है जब ढाल दिया हो, जब ढाल दिया हो और है ना, और एक बिंदु से गुजरता हो, एक बिंदु से गुजरे। यानी कहने का अर्थ है ना कि जब रेखा एक बिंदु से गुजरे तो उस टाइम हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। याद है ना? आप कमेंट करके बता देना हाँ सर हमें याद है। ठीक है, दूसरा ये कब यूज करते हैं? तो आंसर है जब दो बिंदु से गुजरे, जब दो बिंदु से गुजरे, है ना। ये बार बार याद दिला देता हूं आपको ताकि ध्यान रहे, तो ये याद रखना है, बहुत काम आएगा। तो जब कोई भी रेखा अगर दो बिंदु से गुजरे तो उसका फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बटा में। ठीक है, ये आपको सिखाया। फिर आपको ये भी सिखाया था कि जब x अंतःखंड दिया हो, सॉरी y अंतःखंड, कौन सा अंतःखंड? y अंतःखंड दिया हो, तब जाकर के ये फॉर्मूला लगाना है y बराबर mx प्लस c। फिर आपको ये बताया था कि जब कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरे, कहां से? मूल बिंदु से गुजरे, है ना, ये y अंतःखंड रूप है। और ये जब मूल बिंदु से गुजरे तो उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx। फिर आपको बताया था अंतःखंड के रूप में, यानी कि जब x अंतःखंड, अंतःखंड रूप, है ना, उसमें और इसमें फर्क है। उसमें एक ही अंतःखंड दिया है और वो है y, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो इसमें जो है ना वो आपका क्या है? तो आंसर x बाई ए प्लस वाई होगा। यानी इसमें दोनों अंतःखंड दिया है, x का भी और y का भी। ठीक है, तब तक ये फार्मूला लगेगा। ठीक, ये कब लगेगा? तो आंसर है लंब रूप, है ना, लंब रूप में। यानी कि जब लंब रूप का समीकरण पूछा जाए ना, यानी लंब रूप का समीकरण, यानी जब किसी रेखा का लंब रूप का समीकरण पूछा जाए तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, सुन लीजिए। अगर जब ढाल हो और एक बिंदु से दिया हो तो ये फार्मूला, दो बिंदु से गुजरना हो तो ये फार्मूला, y अंतःखंड पूछे तो ये वाला, मूल बिंदु से गुजरे तो y बराबर mx, अंतःखंड रूप पूछे तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, और लंब रूप का समीकरण पूछा जाए तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो इतने सारे हम लोग फार्मूला सीख चुके हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें ये बात एकदम भन्नाट तरीके से याद है, खतरनाक लेवल पर याद है। तो चलिए, अगर याद है तो आइए एक नया चीज सीखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार। और वो क्या है आप देखिए ध्यान से, क्या है समझने का प्रयास करना। संगामी, कॉन्ग्रुएंट, है ना। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? यानी कि संगामी रेखा किसको बोलते हैं? देखिए आप ऐसा समझो ना, संगम का क्या मतलब होता है? तो डेली लाइफ अगर अपन बोले तो संगम का तात्पर्य ये है कि जहां पे कोई चीज आकर के मिलता हो। संगम मतलब क्या? मिलाव। जैसे आपको पता होगा ना, इलाहाबाद में अभी बोला जाता है कि गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम है। संगम का मतलब होता है जहां पर दो या तीन चीज आकर मिलता है ना, तो संगम का वो मतलब है। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर बदल जाएगा क्या? तो आंसर है नो, यहाँ पर भी मतलब वही होगा, यहाँ पर कोई मतलब बदलेगा नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो जब तीन सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है तब वो रेखा है संगामी रेखाएं कहलाती है। सिंपल। तो याद रखना, जब तीन गो रेखा, कई गो रेखा? तीन गो रेखा जब किसी एक बिंदु पर आकर के मिले तो वह रेखा संगामी कहलाता है। तो वह रेखा क्या कहलाता है? संगामी कहलाता है। बोलो क्लियर है? हेलो हेलो, आप ही से बात कर रहे हैं, क्लियर है ना? तो जब तीन
जब तीन रेखा एक बिंदु पर आकर के मिले तो उसको क्या बोलना है, संगामी रेखा बोलना है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से आकृति के अनुसार L1 L2 और L3 संगामी है। क्यों? कि आप देखो ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, और ये जो है ना एक बिंदु पर आकर के मिली हुई है ना, और वो बिंदु A है। तो टोटल ये जो तीनों रेखा है L1 L2 और L3, ये जो तीनों रेखा है वो कौन सी रेखा है भाई, संगामी रेखा है। कौन सी रेखा है, संगामी रेखा है। और ये जो बिंदु है ना वो दोस्त संगामी बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है ना। समझिए देख रहे ना, टकला देखकर है ना, आसान समझे क्या, पैर है पैर नहीं ठीक है, तो ये बिंदु जो होगा वो संगामी बिंदु कहलाएगा, और L1 L2 और L3 ये जो तीनों रेखाएं हैं वो संगामी रेखाएं कहलाएंगी। सही है, बहुत सुंदर। अब आइए इसका गणितीय क्या मतलब है, ये तो समझ गए भाई, ग्राफिकली मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइंस, बट मैथमेटिकली मीनिंग क्या है ना, वो आपको समझाते। तो देखो संगामी का गणितीय अर्थ होता है कोई भी तीन रेखा है, जैसे वो तीन रेखा ये है, कि आपको पता है ना, क्योंकि सरल रेखा का जो जनरल फॉर्म होता है, सरल रेखा का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जी सर, ये होता है। तो अब ये सरल रेखा है तो इसका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे ही तीन रेखा है, तो तीन रेखा है तो तीनों का अलग अलग नाम होगा ना, तो हमने बोल दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले के लिए सब जगह 2 2 लगा दिया, तीसरे वाले के लिए सब जगह 3 3 लगा दिया। ठीक है, तो ये संगामी कहलाएगा। कब? तो जब इनका डिटरमिनेंट निकालना है। पर क्या डिटरमिनेंट, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का अगर अपन डिटरमिनेंट निकालें और उनका डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि रेखाएं संगामी है, नहीं तो नहीं है। हम ऐसा नहीं ना करना, जैसे मान आपको तीनों समीकरण दे दिया जाएगा तो हम तीनों का ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि एक बिंदु पर टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे तो मरिए जाएंगे, मतलब बनाते बनाते थक जाएंगे, लंबा जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट होना चाहिए ना। तो शॉर्टकट क्या है कि आप क्या करो, एक्स वाई जेड के बगल वाला ढूंढो, एक्स वाई जेड के बगल वाला ढूंढने के बाद है ना, एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई और जो C1 C2 है उसके बगल वाला, मतलब उसको लिख दो और उसका डिटरमिनेंट निकालो, और अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया आप बोलोगे कि संगामी है, नहीं तो नहीं है। x देखो a1 मतलब x के बगल वाला और b1 मतलब y के बगल वाला, फिर c1 जो कांस्टेंट है वो, ऐसे ही x2 a2 का मतलब x के बगल वाला, a3 का मतलब x के बगल वाला। आप इतना समझते हो, ठीक। तो ये बात समझ आई क्या, कमेंट करिए। समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर समझ में आया तो ये आइए इस पर एक सवाल करते हैं जो कि एनडीए में यहाँ रखा है। सवाल क्या है दोस्त, करे साबित करेगी कि दी गई रेखाएं संगामी है, यानी हमें ना प्रूफ करके बताना है कि ये जो रेखाएं दी गई हैं, these lines are congruent, is that clear? तो अपन को ये प्रूफ करके दिखाना है। कब? तो अगर रेखाएं की समीकरण ये है तब। तो लिखूंगा सॉल्यूशन। देखिए a1 का वैल्यू बोलो 1 है, इसके बगल वाला, फिर b1 कितना है 1 है, c1 कितना है 2 है, फिर a2 कितना है 2 है, b2 कितना है 2 है, c2 कितना है 4 है, c2 कितना है 4 है। ठीक इसी तरीके से a3 कितना है 1 है, b3 कितना है 4 है, एंड c3 कितना है 5 है ना। आप समझ रहे हो ना। देखो कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। अब इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, निकालो। तो 1 2 1 1 2 4 2 4 5। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, आपको सोल्व करना सिखाए हैं। क्या बताए थे, एक लिख लो और बाकी तोप दो, तो ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा 2 4 4 5, 2 4 4 5, फिर बीच में माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे जाएंगे तो 1 का 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा 2 4 1 5, 2 4 1 5, 2 4 1 5, फिर प्लस कितना 2, तो 2 लिख दिया, फिर बटा में ये डिलीट, क्या है 2 2 1 4, 2 2 1 4, 2 2 1 4, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखते हैं, देखो 1 5 दूनी 10,
4 चौका 16 माइनस 1, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 प्लस 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, है ना। ये तो याद होगा ना जी। ठीक है, अब 10 में से 16 गया तो माइनस 4। देखिए जो लोग लेक्चर कर रहे हैं ना 1 से लेकर के अभी जो चल रहा है वो लेक्चर तक, डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ आएगा। ईमानदारी से अगर आप रिवीजन करते होंगे तो 100% समझ आएगा, नहीं करते होंगे तो अच्छे को समझ नहीं आता है, समझ गए। इसलिए रिवीजन करा करिए ना, तो रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो 10 में से 4 गया तो 6, ये देखो ये हो गया 8 में से 2 गया तो 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, है ना। दोबारा से देखो, अच्छा ये हम लोग का माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी ये हम लोग का माइनस का 6 हो जाएगा। हाँ हाँ आपका बात समझ रहे, अरे गजब, ओहो। तो देखो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, अब प्लस 12 कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। अब चूंकि ये 0 आ गया, देखो चूंकि ये 0 आ गया तो 0 आ गया क्या बोलेंगे, अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई रेखाएं संगामी है। अतः दी गई रेखाएं क्या है दोस्त, संगामी है। तो ये जवाब है कंप्लीट आपका। बोले कोई दिक्कत है क्या, ईमानदारी से बताइए। अरे बोलो हेलो, आप ही बात कर रहा हूं, सही है, समझ गया, क्लियर है, बोलो बोलो, कोई दुख दर्द हानि परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं जो कि आपका है वेज थ्योरम। आपको दोस्त मैं बता दूं, जो आप क्लास 10th में जो ट्रायंगल पढ़े थे उसका डिटेल वर्जन हम आपको अभी बताने वाले हैं, है ना। खतरनाक लेवल का बात जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे, बट कोई बात नहीं, अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं। और दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर को शुरू से लेकर अभी तक देखे होंगे, यानी शुरू से, यानी कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर अभी वाला, तो उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे। और दोस्तों को भी बताते रहिए, है ना, क्योंकि सारे लोग अगर पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो सबको मोटिवेट करिए कि आइए पढ़ा जाए, मिलकर पढ़ा जाए और एक अलग स्तर बनाया जाए शिक्षा का, है ना। क्योंकि दोस्त रियली में कैसे पढ़ना है वो आपको बताया जाएगा, है ना। बस आधा अधूरा पढ़ के आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि कहा जाता है ना आधा ज्ञान संकट के समान। तो पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, समझ गए, ईमानदारी से पढ़िए और दोस्तों को भी बताइए। आप अकेले मत पढ़िए, पूरे शहर में फैला दीजिए, पूरे राज्य में फैला दीजिए। एक लाइन में बोले तो पूरे भारत में शेयर करो, एकदम दंगल मचा दो, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। बेस थ्योरम काफी इंपोर्टेंट है दोस्त, क्या है आपको क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये जो बेस थ्योरम है ना ट्रायंगल के लिए अलाउड है ना, है ना। ये किसके लिए भाई, ट्रायंगल के लिए। ये जो नियम लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, तो ट्रायंगल के लिए ही लग रहा है ना। तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल में रूल लगेगा। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब इस ट्रायंगल का, हर एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता है, हर एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता है। मतलब ट्रायंगल का नहीं करेंगे, मेरा मतलब है ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, हर एक साइड का मिड पॉइंट है। जैसे मैं पूछूं कि इसका मिड पॉइंट क्या है, आप बताओगे कि ये हो सकता है ना। मिड पॉइंट पर आते ही बैलेंस्ड हो जाएगा, तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब है मिड पॉइंट हर एक साइड का होता है। तो यहाँ पर एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है और एक ए सी साइड है। तो जो ए बी साइड है उसका मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया, डी। क्या मान लिया, डी। और जो ए सी पॉइंट है और जो ए सी साइड है उसका मिड पॉइंट ई है, मान लिया। और जो बी सी है साइड, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया एफ, ठीक। और जब हमने इन तीनों को मिलाया, तो एक त्रिभुज बना। क्या बना दोस्त, एक त्रिभुज बना। तो यहां तक बात समझ में आई क्या, है ना। यानी इसके अंदर त्रिभुज एक और बन गया जो कि मिड पॉइंट से मिलकर के बना है। यानी ये जो त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज मध्य बिंदु से बना है। कौन सा बिंदु से, मध्य बिंदु से बना है। तो ये बात ध्यान देना, यानी कि ये जो त्रिभुज हम लोग का बना है वो मिड पॉइंट से बना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, प्लीज कमेंट फटाफट, है ना। तो ये समझ में आ गई बात, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। यस, अब तो यानी कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो देखिएगा ध्यान से। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स,
है ना। यह ध्यान रखना कि जो डी ई एफ है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट मतलब दोस्त मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि ये जो डी ई एफ है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो फैक्ट नंबर वन जो आपको याद रखनी है दोस्त, खास बात ये है ना कि ये वाला जो लंबाई है, ध्यान सुनना, जो ये वाली लंबाई है यानी ये वाली जो लेंथ है, वो जो ये वाली लेंथ अभी हम खींच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो ये वाली लेंथ है दोस्त, ये वाला लेंथ जो है ना वो डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। ये वाला लेंथ इसका यानी ये वाला डबल होता है। कौन वाला लेंथ, नीचे वाला डबल होता है। किसके डबल होता है, आंसर इस वाले का। ये खास बात है ट्रायंगल का, ये वाला जो लंबाई है इस वाले लंबाई की डबल होता है। ये थेल्स पर में जब आप पढ़े होंगे तो आप ये बात समझे होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो अभी समझ लीजिए। ये वाला जो है, ये वाला यानी जो नीचे वाला है आधार जिसको बोल सकते हैं, वो जो ये मिड पॉइंट है ए बी और ए ई का, ए सी का मिड पॉइंट से जो भी बनता है लाइन, वो वाला लाइन इस वाले का आधा होता है, मतलब डबल ये होता है। कौन, दुगुना ये होता है। मतलब अगर वो 5 तो ये 10, अगर वो 10 तो ये 20, अगर वो 40 तो ये 80। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो बीसी होता है ना, कौन, बीसी, वो डबल होता है, दुगुना होता है डीएफ का। अरे सॉरी, डीएफ नहीं, डीई का। किसका, डीई का। सही है, ठीक है। एंड दूसरा याद रखने वाली बात, और वो क्या है दोस्त, फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 है कि जो ट्रायंगल एबीसी है ना दोस्त, जो ट्रायंगल एबीसी है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल की जो एरिया होगा ना, वो इन चारों के एरिया के बराबर होगा। वो इन चारों के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। समझ पा रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो ट्रायंगल एबीसी है, अगर उसका एरिया पूछा जाए, आप कैसे जवाब दोगे, तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। एक लाइन में बोले तो सब ट्रायंगल एक ही जैसा है, देख लो, ये भी इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, सब एक जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, किसी एक का एरिया निकाल देंगे, मान लो डी ई एफ का निकाल दिए, और उसमें कैसे गुना करा देंगे, 4 से गुना करा देंगे, और हम लोग का आंसर आ जाएगा एबीसी का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, तो अगर आज से कोई मिड पॉइंट दे करके क्या देगा, ध्यान से समझिए, काफी फैक्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आज से मिड पॉइंट दे करके आपसे पूछ ले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कुछ करोगे नहीं, मिड पॉइंट का फार्मूला से आप एरिया निकाल दोगे। एरिया निकालने का फार्मूला पढ़ा है ना, 1/2 है ना, x1 x2 x3 है ना, y1 y2 y3, फिर 1 1 1 है ना, ये आपको बताए थे। तो यहां से आप एरिया निकाल लोगे, और एरिया निकाल करके उसमें कैसे गुना करा दोगे, 4 से गुना करा दोगे, आपका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ गए? इसके उल्टा अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए और पूछा जाए इसका क्षेत्रफल, तो 4 से भाग लगा देंगे। समझ गए, समझ गए? तो ये ध्यान देने वाली बात है। यानी कि फैक्ट नंबर 3 भी मैं बता ही देता हूं। फैक्ट नंबर 3 वो ये है, अगर आपसे मिड पॉइंट का एरिया पूछा जाए, किसका, मिड पॉइंट का एरिया, आप कुछ करोगे नहीं, जो टोटल एरिया है उसको देखो, गुना में है तो भागा में, कैसे डिवाइड कर दोगे, 4 से। तो ये सब बातें काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखनी है। तो ईमानदारी से बताइए, क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात, अगर क्लियर है तो देखिए नेक्स्ट, अब इस पर के कुछ सवाल पहले कर लेते हैं, फिर मजा आएगा। एनडीए में आ रखा है ये सवाल, क्या बोला है इसने, सुनिए ध्यान से। सवाल वाले ने बोला है कि एबीसी कोई त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है, नाम है एबीसी, एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, और डीएफ, पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, लो एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम है ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़िए तो कह रहा है ना कि डी एंड ए, भुजा ए बी और एसी का मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ये मध्य बिंदु है, और एसी का मध्य बिंदु एफ है, एसी का मध्य बिंदु एफ है।
तो ये रहा एफ। तो कह रहा है ना ई का मध्य बिंदु है, फिर कह रहा है बिंदु डी एंड एफ के निर्देशांक क्रमशः, यानी बिंदु डी का निर्देशांक और एफ का निर्देशांक दिया गया है। डी का निर्देशांक है 2,-1 और एफ का निर्देशांक है -1,3। ठीक है, तो हमसे पूछा कि भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करें। ओए होए, यानी इसकी लंबाई पूछत है, काची पूछत है, हेकर लंबाई पूछत है। बुझाइल कौन के एक और काची नाम बा, एक और बीसी, काची नाम बा बीसी। तो काची करेंगे, तो का करेंगे, तो दिमाग लगाएंगे। काची दिमाग सर, वो ये देखो क्या करेंगे, इसका लेंथ निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुना करा देंगे। देखो देखो इधर फैक्ट नंबर 1 में बताए कि ये जो है ना इसका डबल होता है, तो उसका लंबाई निकालो और इसका 2 से गुना करा दो, तो ये वाला लंबाई निकल के आ जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है आपका बात तो सही है, लेकिन आप ये बता दीजिए इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। सर आसान है, आसान है, कैसे? अरे सर आपको नहीं पता? अरे नहीं, बताओ ना, बताओ। ओहो, आपको लग रहा है नहीं पता, अरे बोलो ना। हाँ बोलो बोलो, बहुत सुंदर। क्या करना है? अरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से यहां का बीच का दूरी निकाल लेंगे। अबे भाई साहब, 2 बिंदु दिया हो और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हो और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हो, तो इनके बीच का दूरी नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना दूरी सूत्र लगा के। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र लगा के और 2 से गुना कर देंगे, ये वाला आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन मैं लिखूंगा, दूरी df इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये x1 है और ये y1 है मान लो, और ये x2 है और ये y2 है मान लो। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो x2 कितना है -1 माइनस है ना, x2 - x1 है 2, तो इसका होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस y2 माने 3 और y1 माने 3 + 1, तो यानी हो जाएगा ये होल स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 तो 9 और ये चर्चे का 16, 16 9 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी पता चल गया कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना है 5। तो मैं बोलूंगा कि इसलिए BC इक्वल टू, तो BC का लेंथ कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हम क्या करेंगे 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा 5 × 2, तो 5 × कितना आ गया 10। अब 10 यूनिट बोल देंगे क्योंकि हमें कोई ऐसा यूनिट नहीं दे रहा है कि किस में लिखना है, बस ये बोला है कि भाई लिख दो, आंसर बता दो, तो मैंने आंसर बता दिया। कोई दिक्कत है तो आज अगर ऐसा सवाल आता है तो कर लोगे क्या, कमेंट करो, कर लोगे ना? यस। आइए तो नेक्स्ट सवाल है ना, काफी मस्त सवाल है ना, सीखो, लेकिन सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, तो सीखने पर फोकस करें आप। अगला सवाल क्या है देखिए, कर त्रिभुज का मध्य बिंदु दिया है, आए है बहुत सुंदर, एक त्रिभुज बना लेते हैं, बहुत खतरनाक, अलग लेवल सर, अलग लेवल, बहुत सुंदर। अब नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब हमें ABC का निर्देशांक नहीं दिया है, अब बढ़िया से पढ़ो, ABC का निर्देशांक नहीं दिया, त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो इसका मध्य बिंदु ये है D, इसका मध्य बिंदु ये है E, ये F जो भी मान लो, इसका मध्य बिंदु F है। अब इसको मिला दो, मिला दिया जी बॉस। अब D का निर्देशांक लिख लो, तो 2, -1 है, E का लिख लो 0, -1 है, F का लिख लो 1, 2 है, 1, 2 है। अब हमसे बोला क्या वो सुनो, हम लोगों से बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, त्रिभुज का, और कौन सा त्रिभुज का, इसका क्या नहीं, इसका नहीं, ABC का, किसका, ABC का। तो आपको अभी भी सिखाया ना कि जब मिड पॉइंट का निर्देशांक दिया हो और एरिया ज्ञात करना, देख लो अभी भी सिखाया है कि जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हो और टोटल का एरिया पूछ रहा है, तो क्या कर लो, मिड पॉइंट का क्षेत्रफल निकाल दो और उसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि सब आपस में बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का एरिया निकाल लेंगे 4 से मल्टीप्लाई। मिड पॉइंट का एरिया निकालने आता है, कई एक सारा तरीका सिखाया है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, 10th वाला भी लगा सकते हो मेथड। तो लिख लो पहले, यहाँ x1 y1 लिख लो है ना, जो जो है उसको लिख लो। तो यहाँ x1 बोलो कितना है 2, y1 बोलो -1, अब x2 y2 हो जाएगा, x2 बोलो 0, y2 बोलो -1, फिर x3 बोलो 1, y3 बोलो 2, ठीक है। अब आप लिखोगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 10th वाला फॉर्मूला लगा लो, मान लो 1/2
क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल, ये टेंथ वाला फॉर्मूला लगा दिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल है ना जी। यहाँ से हो गया 1/2, फिर हो गया x1 का मान कितना है साहब 2 है, y2 कितना है -1 माइनस y3 कितना है 2 है, फिर प्लस x2 कितना है 0 तो 0 लिख दिया, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस x3 कितना है 1 y1 कितना है -1। हाँ तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे x3 कितना है 1 तो 1 लिख दिया, y1 कितना है -1 तो -1 लिख दिया, y1 -1 है तो -1 लिख दिया, y2 कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1/2 x1 है 2 तो लिख दिया, y2 कितना है -1 लिख दिया, y3 कितना है 2 लिख दिया, प्लस x2 कितना है 0 लिख दिया और ये भी लिख दिया है ना 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, x3 कितना है 1 लिख दिया, y1 कितना है -1 लिख दिया, y2 कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है ओके, अब देखो ये 1/2 हो गया, ये -2 और -1 -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6। ठीक है -6 तो ये लिख दिया। अब ये हो गया +0 और ये हो गया, ये तो कट गया तो भी हो गया 0, यानी फाइनली इसका अगर हम निकालेंगे मॉडुलस तो 2 तो ये हो जाएगा 2 3 6 यानी 3 वर्ग मात्रक। कितना हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। अरे ये आंसर नहीं है, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये तो हम लोग का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है, हमें DEF का नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है टोटल का। तो मैं लिखूंगा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कैसे, तो आंसर है 4 इंटू इसका, तो 4 इंटू इसका कितना है तो आंसर है 3 है, और चरतियां 12 वर्ग मात्रक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 वर्ग मात्रक हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए। तो आज से एक नया बात सीखने को मिला, मिड पॉइंट दिया जाए और टोटल का एरिया पूछा जाए तो ये टेक्निक है। टेक्निक समझ आया क्या, मजा आया तो समझ रहे हैं ना, लाइक करिए और दोस्तों को बताइए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए दोस्त, आज हम आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं ना, ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको एनडीए वालों ने लगभग हर साल देता है, मतलब एनडीए वाला हर साल पूछता है इसको। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, काफी मस्त कॉन्सेप्ट है, वो सुनिएगा। कैसे सवाल पूछा जाएगा आपको मैं बताता हूँ। देखिए सवाल ऐसे आएगा, आपको सवाल ऐसे दे दिया जाएगा, काफी तूफान बड़ा सवाल है, जब इसको सोल्व करिएगा ना बहुत लंबा जाता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहे हैं जिसको आप सीखने के बाद काफी मस्त और शानदार तरीका से उसको उड़ा सकते हैं। क्या टेक्निक है सुनिए। मान लीजिए एक रेखा है, ठीक, ये रेखा, अब ये रेखा जो है ना अंतःखंड काट रही है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड काट रही है वो ए है और वाई अक्ष पर जो अंतःखंड काट रही है वो बी है। आई होप कि आप अंतःखंड समझ रहे होंगे, याद किए होंगे, है ना। तो ये अंतःखंड एक्स अक्ष पर है और वाई अंतःखंड बी जो है वो वाई अक्ष पर है। ठीक ओके, अब इस रेखा को एक बिंदु है, नाम है P, Q, m/n में डिवाइड कर रहा है। फिर से एक रेखा है और उस रेखा को एक बिंदु है PQ जो m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये m है और ये n है। ठीक है, और ये mn का क्या मतलब है दोस्त, ये m1 है और ये m2 है ना। तो ये ध्यान देना, m का मतलब m1 है और n का मतलब m2 है। तो ऐसे में हमें ना इस वाले रेखा का समीकरण याद करना है। अरे भाई साहब, ये वाला रेखा का कोई ना तो कोई समीकरण होगा ना, तो वही समीकरण पता लगाना है कि इस वाले रेखा का कितना होगा समीकरण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब सवाल उठता ये है कि सर कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए पहला हम इसका प्रूफ करेंगे इस वाले फॉर्मूला से, अंतःखंड से। क्यों सर, आपको कैसे पता, क्योंकि देखो ये एक्स अक्ष पर भी अंतःखंड काट रहा है और वाई अक्ष पर भी अंतःखंड काट रहा है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। सही है, तो ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब ये बता दीजिए यहाँ पर ए का मान कितना है,
तो ए का मान तो खैर दिया नहीं है क्योंकि ये वाला पता कर रहे हैं हम लोगों को कितना है, तो ये कैसे पता करे, है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है, वही पता करना है। तो सिंपल हम लोग विभाजन सूत्र से ए और बी का मान निकाल सकते। बोलो कैसे सर? अरे आप दिन याद करो, वो दिन याद करो। मान लीजिए बिंदु दिया जाता था, है ना, दो बिंदु का निर्देशांक मतलब कुछ भी दिया जाता था, x1 y1 और इसका x2 y2, और ये किसी रेशियो में डिवाइड करता था, मान लीजिए 2:4 में। तो आप अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये बोल देता हूँ 2,4 और ये बोल देता हूँ 4,5 या 4,y2, तो अगर हम आपसे पूछे कि y2 का निर्देशांक बताइए तो नहीं बताते थे? बताते थे कि नहीं बताते थे? बोलो हाँ या ना। यस, बताते थे ना। कैसे? तो विभाजन सूत्र लगा के, फॉर्मूला लगा देते तो बन जाता था। तो आज भी तो वही है, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, ये रेशियो दिया रहेगा। ई क्या रहेगा? दिया रहेगा। ये ध्यान समझना, दिया रहेगा। ये सवाल में आपको रेशियो दिया रहेगा। देखो ना, दिया है सवाल में, देखो रेशियो दिया है, चेक कर लो, रेशियो दिया है। तो ये रेशियो आपको सवाल में दिए रहेंगे। ठीक, तो अब अपन अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए का और इस बी का मान निकाल सकते हैं। किससे? विभाजन सूत्र लगा के। याद करो ये टेक्निक, है ना। तो जिनको याद है भाई उनको समझ आएगी। जो आप बचपन में पढ़े थे या 11th में आपको मैंने पढ़ा रखा है पीछे वाला लेक्चर में, तो अगर आप उसने कवर नहीं किया ढंग से तो आपको समझ में नहीं आने वाला, चाहे आप कुछ भी हो। तो अगर आप पीछे से कवर नहीं करके आए ना ढंग से दोस्त, तो यकीन मानिए आप दलदल में फंसे हैं, तो उससे निकलिए। तो विभाजन सूत्र एक बार याद दिला देता हूँ। क्या था? तो x बराबर था m1x2 प्लस, है ना, m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y बराबर था m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो यही ना था? जी सर यही था। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देखो x का मतलब है p और y का मतलब है q। दोबारा सुन लो, x का मतलब है p और y का मतलब है q। दूसरी बात, m1 का मतलब है m और m2 का मतलब है n। तो आइए लगाते हैं। तो ये हो गया p। तो p बराबर बोलो फॉर्मूला m1 का क्या मतलब है? m मतलब है, ठीक है। m1 फिर x2 लिखना है। तो x2 कौन है? तो देखो ये x1 y1 है। ये ध्यान सुनना, ये क्या है? x1 y1 और ये क्या है सर? ये x2 y2 है। तो सोच के बताओ y2 x2 कितना है? 0। तो इनटू में 0 लिख दिया, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है? प्लस लिखना है, ठीक है। फिर m2 लिखना है। तो m2 कितना है सर? n है, तो n लिख दिया। फिर क्या लिखना है सर? x1 लिखना है। x1 कितना है? a है, तो a लिख दिया। और बटा में क्या लिखना है? तो m प्लस n लिखना है, तो m प्लस n लिख दिया, m प्लस n लिख दिया। तो यहाँ से p बराबर आ गया हम लोग, ये तो 0 हो गया, तो ये na बाई n प्लस m प्लस n आ गया। तो इसका अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो pm प्लस a इक्वल टू na आ गया, n है इक्वल टू na आ गया। तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा? तो a बराबर आ जाएगा pm प्लस n अपॉन n आ जाएगा, है ना। ये सही है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे p निकाले वैसे ही q निकाल सकते हैं। तो q का फॉर्मूला m1y2। तो m1 कितना है? तो m1 m है, तो m लिख दिया। फिर इनटू में y2 लिखना है। तो y2 कौन है? b है, तो मैंने b लिख दिया। फिर प्लस लिखना है, प्लस के साथ m2y1 लिखना है। तो m2 कितना है? तो m2 है n, तो n लिख दिया। गुना y1 कितना है दोस्तों? देखो y1 हम लोग का 0 है, तो 0 लिख दिया। बटा में क्या लिखना है? m1 प्लस m2। तो m1 क्या है? m है, फिर m2 क्या है? n है। ध्यान से देखना, नहीं है समझ में तो 2 बार देख लेना, है ना। चीजें एक ही बार बताया जाएगा, आप 2 बार देख लो। तो ये हो गया mb और ये तो हो गया 0 और बटा में m प्लस n, बटा में m प्लस n। तो यहाँ से अपन लोग b का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से अपन b का मान निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट मैं b का मान लिख रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी b का मान आ जाएगा q m प्लस n अपॉन m, ठीक है। तो a और b का मान हमने फाइनली निकाल लिया। अब रेखा चूंकि अंतःखंड के रूप में है तो मैं लिखूंगा इक्वेशन। अब इक्वेशन किसके बराबर होगा? तो सर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो x का x लिख दिया। अब बता a लिखना है, तो a की जगह पर ये है, तो मैंने ये लिख दिया p m प्लस n, है ना, अपॉन n लिख देना है, ठीक है, बहुत सुंदर। फिर प्लस लिखना है y अपॉन b लिखना है।
और वो b कितना है सर, b जो है हम लोग का है वो क्या है ये, तो q इंटू m प्लस n अपॉन m इक्वल टू कितना लिखना है 1 लिखना है। अब ये n ऊपर चला जाएगा और m भी ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा nx अपॉन p m प्लस n है ना, फिर प्लस ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा my अपॉन q m प्लस n है ना इक्वल टू 1। अब जरा गौर फरमाइएगा दोस्त, क्या फरमाइएगा, गौर। ये क्या होता है सर, अरे देखो ना इधर देखो, अब आप दोनों देखो ध्यान से, इसमें भी m प्लस n है और इसमें भी m प्लस n है, तो दोनों में से m प्लस n कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा nx बाई p प्लस my q, और ये जो m प्लस n है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो उसका गुना 1 से कराया तो कितना आ गया, उतना ही आएगा। यानी फाइनली हम लोग इस वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिए। और देखो यही लाना था, प्रूफ करके चेक कर लो, हेलो देखो nx प्लस my चेक कर लो, ये नहीं गया, nx प्लस my अपॉन p प्लस q, समझ में आ गया। तो यानी एक बात समझ में आ गई कि अगर रेखा का समीकरण पूछा जाए कैसे का चीज दे करके, तो आंसर है, अगर आपको एक रेखा दिया जाए, फाइनल सुनना, मतलब ये आपको ज्यादा क्लियर हुआ हो या नहीं हुआ, ज्यादा घबराना नहीं है, लेकिन ओवर ब्रिलियंट स्टूडेंट इसको दोबारा देखकर क्लियर कर लेंगे। आप अगर क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो अब बताने जा रहा हूँ सुनो, वो यहाँ से भी काम चल जाएगा। मुद्दा वाली बात क्या, वो सुनो। मुद्दा वाली बात ये है कि अगर आपको एक रेखा दे दिया जाए, ठीक, और रेखा दे करके एक वो बिंदु दे दिया जाए और बोला जाए कि वो बिंदु उस रेखा को इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, किसमें, m रेशियो n में, तो उस रेखा का समीकरण निकालो। आपको कुछ नहीं करना है, दो केस बन सकता है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। कैसे, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है रेशियो n पहले रहा होगा m बाद में रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो दोनों ही केस का फॉर्मूला ये है। तो टेक्निक क्या समझना है, ध्यान से सुनो। अगर m रेशियो n में डिवाइड किया गया है, अगर m रेशियो n में डिवाइड किया गया है तो टेक्निक क्या है वो सुनो। अगर m रेशियो n में डिवाइड किया गया है तो x के साथ m लिख देना है, x के साथ m लिख देना है, और y के साथ n लिख देना है, और पहले अब देखो फिर नीचे p लिख देना है और नीचे q लिख देना है, और इधर दोनों को जोड़ देना है। अब मान लो रेशियो बदल जाए, यानी रेशियो बदल जाए, उल्टा हो जाए, आप ये वाला भी लगा लो, तो आप दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को लगा के आंसर दे सकते हो। सर मान लीजिए ये लगाया और आंसर नहीं मैच किया, तो अरे इससे निकाल लेंगे, ये लगाया नहीं मैच करा तो उससे लगा देंगे, तो जो भी आप पसंद करते हो कर लो। तो दोनों हमेशा दोनों निकालना है, हमेशा दोनों निकालना है, और दोनों आंसर सही होगा, हमेशा दोनों निकालना है और दोनों आंसर सही होगा। दूसरे का केस में क्या करना, कुछ करना नहीं, x के बगल में n और y के बगल में m, बाकी जैसे है वैसे। फिर से सुनो, देखो अगर आप एक रेखा दिया जाए और किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा और बिंदु दिया जाए, तो रेखा का समीकरण निकालने का तरीका है mx बाई p ny बाई q, यानी x के साथ एक बार m लिखना है और एक बार y के साथ n लिख देना है, और एक बार ठीक इसको उल्टा कर देना है। अब की x के साथ n और y के साथ m, बाकी के नीचे pq और दोनों को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो लाइन है, ये 1:1 में डिवाइड हो जाए, ऐसा हो सकता है कि 1:1 में डिवाइड हो जाए। तो जब 1:1 में डिवाइड होगा ना, तो उस टाइम रेखा का समीकरण देखो, m का जगह पे 1 और n की जगह पर भी 1, तो 1 इंटू x आ गया, 1 इंटू y आ गया, नीचे p और q हो गया, और m का वैल्यू है 1 और n का भी वैल्यू है 1, तो 1 और 1 जोड़ा तो 2। यानी कि जब मध्य बिंदु का केस हो, ये खैर मैं पहले भी प्रूफ कर दिया हूं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो उस टाइम रेखा का समीकरण ये होगा। यानी कि जब पीछे बांटेगा तो ये फार्मूला, जब पीछे ना बांट के अलग अलग बांटेगा तो ये फार्मूला, ठीक। अब आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं, जब तक सवाल नहीं कराएंगे आपको बुझाएगा नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ आएगा, सवाल कराता हूँ। तो देखो एनडीए में आ रखा है ये सवाल, मैं बोला हूं ना हर साल इस पर का आता है, बस अब सवाल सीख लो, आपको मजा आ जाएगा। देखो बिंदु दिया है ना, तो जो बिंदु दिया होता है वो क्या होता है, पी और क्यू होता है। जो बिंदु दिया होता है वो क्या होता है, पी और क्यू होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हम लोगों को क्या दिया है सर, p बराबर 1 दिया है सर, और q बराबर 4 दिया है, ठीक है।
अब निर्देशांक अक्ष के बीच में कितना रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3 में, यानी m अनुपात n दिया है और वो कितना है? 2:3, यानी m का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो रेखा का समीकरण क्या करें? तो दो केस बनेगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। क्या ट्रिक सिखाया हूं? तो एक बार x के साथ m लिख देना है और एक बार y के साथ n लिख देना है, और इसके ठीक उल्टा है नहीं, यानी अब की बे x के साथ n लिखेंगे और y के साथ m लिखेंगे, और बटा में अब की बे q, अब बराबर में दोनों को जोड़ देना है, रेशियो को, फिर p और फिर q और दोनों रेशियो को जोड़ दो। बोलो समझ में? u के लिए u, अरे u माने आया कि नहीं आया? यस आ गया। तो ये फॉर्मूला लिखने आया क्या? अब बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो m के जगह पर कितना रखना है? 2, x तो x से रहेगा, p के जगह पे सर 1 प्लस n के जगह पे 3, y का y, q के जगह पे 4 तो 4 लिख दिया, फिर m प्लस n, यानी दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 3 2 5। अब की वे उलट दो, तो अब की वे इसको यहाँ ला दो, यानी 3x, और इसको उधर भेज दो, यानी कि प्लस का 2y, और नीचे जैसे वैसे, यानी 1 और इधर 4 और इक्वल टू में 5। फिर सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो देखो 4 एक अलग उत्तम 4 दूनी 8 है, प्लस 4 से 4 कट गया तो 3y बराबर 5, इधर तो उधर गुना करेंगे तो 5 चौका 20, यानी 8x प्लस 3y इक्वल टू 20। तो ये हम लोग का आंसर आ गया ए को। इधर से आ जाएगा ये 4, तो ये हो जाए 12x प्लस कट गया तो 2y बराबर 5, तो गुना कराएंगे तो 12x प्लस 2y और 5 चौका 20। हमारा ये भी आंसर सही है और हमारा ये भी आंसर सही है। तो पहले ईमानदारी से आप कमेंट करके हमें बताइए, क्या अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो क्या आप बना लोगे? ईमानदारी वाला कमेंट आना चाहिए, बन जाएगा क्या? बस देखो, आप बिंदु पहचान लो, रेशियो पहचान लो और दोनों निकाल लो। अब जो ऑप्शन में मैच करे मार दो। समझ कि नहीं समझ? ईमानदारी से बताओ। टकला देके नॉर्मल समझे क्या? फायर है, मैं फायर, समझे कि नहीं समझे? अरे भाई गजब, कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो। कोई परेशानी है? कोई दुख दर्द, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का नहीं है ना? अरे भाई साहब कुछ तो बोलो। हेलो हेलो, नहीं है? आगे बढ़ो। जी सर, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ना, ये सवाल एयरफोर्स 2022। ओके, क्या है सर? अरे गजब, अरे ये है करण निर्देशांक अक्ष के बीच में, ले क्या बोल रहा है? बीच में, निर्देशांक अक्ष के बीच में मध्य बिंदु a, b है, तो रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करें। तो देखो अभी भी बताया ना कि जब मध्य बिंदु बोले तो m रेशियो n किसके बराबर होगा? 1:1 के। ये मध्य बिंदु का केस है। तो अभी आपको सिखाया कि जब जब मध्य बिंदु का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये लिख देना है। तो अब की बिंदु PQ था ना, यहाँ पर जो बिंदु है ना दोस्त, यहाँ पर जो बिंदु है वो a, b है, यानी P का वैल्यू a दिया है और Q का वैल्यू b दिया है, और कह रहा है ना मध्य बिंदु यानी रेशियो कितना है? 1:1 है। तो रेखा का समीकरण अभी आपको सिखाया है काची सर। तो जब मध्य बिंदु हो तो रेखा का समीकरण सिखाए ना, x/p प्लस y/q इक्वल टू 2। बोलो सिखाए कि नहीं सिखाए? जी सर। तो बस कुछ करना ही नहीं है, तो p के जगह पर a चिपका दो, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो मध्य बिंदु बोले तो डायरेक्ट याद रखना है, ठीक? मध्य बिंदु बोले तो डायरेक्ट क्या याद रखना है? x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। अब मध्य बिंदु ना बोले तो टेक्निक याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलोगे रात में आएंगे फिर टूट देंगे। समझ नहीं? समझ गए सर? दिन में नहीं, अरे नहीं, रात में आएंगे। बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। यस, अगला भी देखो यही समझना है। ऐसा सवाल पहले भी करवा दिया अगर आपको याद हो तो। कह रहा है निर्देशांक अक्ष के बीच में रेखाखंड का मध्य बिंदु, गजब होई कबा। मध्य बिंदु जब जब भी दिया हो तो ये फार्मूला लगा दो, तो x/a
3 मध्य बिंदु मतलब करने का अर्थ है निर्देशांक अक्ष के बीच में रेखाखंड का मध्य बिंदु का बहु थोड़ी ना लगा देना है। तो x/3 प्लस y/b, b की जगह पर कितना लिखना है -4 इक्वल टू क्या लिखना है 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एलसीएम ले लो 4 3 12 तो ये हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 3y इक्वल टू 2। फाइनल जवाब हम लोग का हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 दूनी 24, यानी फाइनल जवाब हो जाएगा। यानी हम लोग रेखा का समीकरण ये निकाल दिया। ठीक, तो जब जब ऐसा सवाल देना कि निर्देशांक अक्ष के बीच में रेखाखंड का मध्य बिंदु बोले, बस ये टेक्निक लगा दो। ठीक, हेलो 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 हाय, कोई दिक्कत है नहीं ना? समझे कि नहीं समझे? कोई परेशानी है? नहीं है, आगे बढ़ो। जी सर, मजा आ रहा है मजा? अरे सही में मजा आ रहा है? अरे हाँ सर, आपको क्या पता, हम लोग को तो मजा आ रहा है भाई। पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं? अरे भाई मेरे को क्यों नहीं आएगा? ये कल अंतिम लेक्चर होगा, फिर आपका कल के बाद पूरी तरह से हम लोग का स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा थ्योरी, बाकी की एक्सरसाइज रह जाएगा तो अपन एक्सरसाइज भी कर ले। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक अलग अंदाज वाला कॉन्सेप्ट। ये भी काफी दोस्त खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसको आप काफी मस्त तरीका से समझिएगा और सीखने को काफी मिलने वाला है। क्या है सर ये बात, थोड़ा समझाइए ना। समझाते हैं साहब, समझाते हैं। देखो ये किस सवालों के लिए है? तो ऐसे सवालों के लिए है, जैसे सवाल अगर आए कि मूल बिंदु से रेखाखंड के लिए लंबवत खींची जाती है ना, लंब खींची जाती है जो 6,8 पर रेखा को काटती है, तो रेखा का समीकरण क्या है? यानी कि जब ऐसा सवाल पूछा जाए ना, तो उसका टेक्निक, उसका कॉन्सेप्ट ये है। हम आपको सिखाते हैं ना, क्यों घबरा रहे हैं? सुनिए, आपको सिखाते हैं। देखो आज से याद रखना, अगर एक मतलब x अक्ष और y अक्ष दिया हो और एक कोई रेखा है, कोई भी रेखा हो सकती है, और अगर उस रेखा पर लंब डाला जाता हो, क्या डाला जाता हो? लंब डाला जाता हो। कहां से लंब डालना है? तो सर मूल बिंदु से। तो अब अगर अपन मूल बिंदु से लंब डालेंगे तो वो रेखा पर जाके मिलेगा, तो वो रेखा पर जाके मिला और वो बिंदु जहां पर जाकर मिला है उसका नाम है a, b। उसका क्या नाम है दोस्त? a, b। और ये हम लोग का लंब डाला है, ये बात हमने पता कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान सुनो, ये लंब डाला गया है। अब मान लिया कि जो ये रेखा है इसका जो स्लोप है वो d/1। अब ये कैसे मान लिया सर? ये आपको कैसे पता? अरे निकाल देता हूँ यार, लो काहे गुस्सा रहे हो, हम निकाल देते हैं ना। ये इस रेखा का नाम देते हैं O और इसका नाम देते हैं P। तो मैं लिखता हूँ OP की ढाल, OP की ढाल। तो पहले तो OP की ढाल को M1 बोल देते हैं, और चूंकि ये रेखा दो बिंदु से पास हो रहा है, तो दो बिंदु से पास हो रहा है, तो ढाल निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगा। बोलो सिखाया है ना? जी सर। अगर कोई रेखा दो बिंदु से पास हो तो उसका ढाल निकालने का सिंपल फंडा है कि y2 में से y1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो। तो बताओ y2 कितना है? b है, माइनस y1 कितना है? 0 है, अपॉन x2 कितना है? a है, माइनस x1 कितना है? 0 है। तो फाइनली क्या आ गया? b/a आ गया, है ना? तो ये सर पता चल गया कि जो पहली रेखा है ना सर, उसकी ढाल b/a है। मतलब ये वाली जो रेखा है जिसको हमने लंब डाला है, जिसका हमने लंब डाला है किस पर? इस पर AB पे। तो उस रेखा की ढाल क्या है जिस पर हमने जिसको लंब डाला है, उसका ढाल क्या है? b/a। अब सर एक नई बात, कौन सी नई बात सर? बात नहीं ये है कि इस वाले रेखा का ढाल ज्ञात करना है, नई बात, यानी M2 ज्ञात करना है। और वो कैसे करें? तो उसका भी टेक्निक है। अरे भाई साहब, पहले आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको इस वाले रेखा की ढाल पता है और ये वाला रेखा लंबवत है, तो इस वाले रेखा की ढाल कैसे निकालोगे? जरा कमेंट करके बताइए। ईमानदारी से आपको कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट का जवाब देना है। जो लोग जवाब देंगे पहले, उनका मैं जो कमेंट है उसको पिन कर दूंगा, मतलब पहले उनका जवाब दिखेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप सिंपल आप कहोगे कि सर ये हम लोग का रेखा है जो लंबवत है
इस पर, तो इसका मतलब ढालों का गुणनफल -1 होगा। तो सिंपल, अगर इस वाले का पता है तो उस वाले का पता कर सकते हैं। तो लिखूंगा कि चूंकि जो ओपी है वो लंब है किस पे, AB पे, इसलिए ढालों का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। ढालों का गुणनफल -1 होगा, यानी M1 × M2 बराबर -1। M1 का वैल्यू पता है B/A, तो M2 निकाल सकते हैं यहाँ से, यस। तो उलट देंगे अब की जाके, होना जाके उलट जाएगा, तो -A/B हो जाएगा, -A/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, -A/B हो जाएगा। तो यानी कि ये पता चल गया कि इस वाले रेखा की जो ढाल है ना वो -A/B है। अब सोचो, क्या सोचे, अब ये सोचो कि अगर आपको कोई बिंदु दिया हो, मतलब कोई बिंदु दिया हो और ढाल दिया हो, तो रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर। कौन सा फॉर्मूला लगा के, देखो कई को बिंदु से पास हो रहा है सर, एक बिंदु से पास हो रहा है। फिर आप ही ने बताया था, मतलब क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अगर कोई भी रेखा एक बिंदु से पास हो तो उस वाले का फॉर्मूला ये होता है, जब ढाल दिया हो और एक बिंदु से गुजरे तो ये फॉर्मूला सीखा है। तो लगा देते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे रेखा का समीकरण। क्या लिखेंगे, रेखा का समीकरण, है ना, रेखा का समीकरण। जरा देख लो इधर एक लाइन में, रेखा का समीकरण। तो लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा का, AB रेखा का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y1 m x - x1। तो y के जगह पे y माइनस y1 कौन हो जाएगा, b। अरे भाई साहब बिंदु है ये नु है, अरे है ये ना बिंदु से पास हो रही है। और तुम्हारा ध्यान किधर है, और तेरा हीरो इधर है, समझ गए, इधर देखो। सर आप हीरो है, अरे नहीं समझ रहे हो ना, यस। आगे M कौन है सर, M ये, क्योंकि अपन अगर इस रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो ढाल तो उसी का ना निकालेंगे जी, उसी का यूज करेंगे, यस। तो M2 है, तो वो है -A/B, ठीक है जी। अब क्या लिखना, अबे भाई साहब -A/B, फिर क्या लिखना है, x - x1। x1 कितना है, a है, तो a लिख दिया। अब देखो, अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करा देता हूं, तो ये हो गया b, फिर ये y - b इक्वल टू -a, है ना, -a, x - a। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं b से, तो ये हो गया yb, b का b से करा तो b², इसका इससे करा तो -x -+ a²। अब x वाले को इधर बुला लेते हैं और स्क्वायर वाले को उधर कर देते हैं, यानी माइनस इधर आएगा तो प्लस का x और ये प्लस का y, ये by बोल लेता हूँ, बेहतर रहेगा। और ये a² माइनस उधर जाएगा तो दोस्त प्लस का b², यानी आज से हमने एक चीज सीख लिया। क्या सीख लिया सर, सीख ये लिया कि अगर कोई एक रेखा हो और उस रेखा पर लंब डाला गया हो मूल बिंदु से, तो उस टाइम उस रेखा का जो समीकरण होता है वो x + by इक्वल टू a² + b² होता है। यानी x वाला एक, मतलब x के साथ a लिखना है, b के साथ y लिखना है, फिर जो a b है उसी का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो आप उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, ईमानदारी से बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इसका जवाब को बताइए। बोले किसका जवाब सर, अरे भाई साहब क्यों घबराते, इसका जवाब बताइए ना। देखिए वही सवाल है, क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से, है ना, एक ऐसे है और ऐसे है, मूल बिंदु से रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड पर लंब डाला गया है, और जैसे ही लंब डाला गया तो ये जो बिंदु है ना वो कहां पर मिलती है, 6,-8 पे। अब एक दूसरे को बोलेगा सर फिगर इसमें बनेगा क्या, अरे भाई रफ फिगर बना रहा हूं यार, उसको लेकर घबराना नहीं, इसमें बनेगा रियली में, ठीक है ओके। तो रेखा को काटती है, तो रेखा का क्या कहते हैं, समीकरण सिंपल। अब ये भी सिखाए हैं कि अगर मूल बिंदु से लंब डाला जाए तो रेखा का समीकरण सिखाए हैं। पहले तो उसका वैल्यू बता दो, a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -8। और अब ये भी सिखाए हैं कि जो रेखा का समीकरण है लिखने का टेक्निक है, अगर लंब डाला गया मूल बिंदु से तब उसका एक नया रेखा का समीकरण मिल रहा है, समझ जाओ। और वो क्या है सर, वो ये है x + by इक्वल टू a² + b²। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब रेखा पर लंब डाला गया हो, और वो लंब कहां से डाला गया, वो मूल बिंदु से, ठीक है।
ओके, अब रख दीजिए। तो ए की जगह पे आप 6 रखोगे तो 6x, बी की जगह पर -8 तो -8y इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, बी माने -8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से हो जाएगा, आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। तो 3x - 4y इक्वल टू हो जाएगा 100, कट जाएगा तो हो जाएगा 50, यानी कि 3x - 4y इक्वल टू 50। यानी उस रेखा का समीकरण जो जिस पर लंब डाला गया है मूल बिंदु से वो क्या है, 3x - 4y इक्वल टू 50 है। यानी सर ये है 3x - 4y इक्वल टू 50, 3x - 4y इक्वल टू 50। ठीक है क्या, बोलिए कोई परेशानी है? हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ू जी, कोई परेशानी बोले तो नहीं है। और वो बात क्या है ना, अभी थोड़ा देर और, ठीक है, काफी मस्त मस्त बात करते हैं, फिर बात क्लास को ऑफ किया जाएगा। तो देखो सुनो ध्यान से, काफी मस्त बात है दोस्त। कौन सी बात है सर? बात ये है, देखो बात कुछ ऐसी है कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, पैरेलल का एंड परपेंडिकुलर का। खैर पैरेलल का पहले ही बता दिया हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब पैरेलल का बता ही रहा हूं तो क्यों ना मैं परपेंडिकुलर का भी बता दूं, तो मैंने बता ही दिया है ना। तो देखो पैरेलल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी दो रेखा है और अगर वो दो रेखा पैरेलल है तो हम कब सर बोलेंगे वो रेखा पैरेलल है? तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि किसी भी पैरेलल रेखा का पहचानने का टेक्निक ये है कि ये वाला और ये वाला सेम होगा। यानी याद रखना, कोई भी दो रेखा, डायरेक्ट याद रख लो, कोई भी दो रेखा पैरेलल तब होंगी जब उसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होगा। और अगर सेम नहीं हुआ तो सर वो रेखाएं पैरेलल नहीं होंगी। C1 C2 कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर घबराने का नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला 2x + 5y = 9 है ना, फिर 6x है ना, 6x नहीं 2x प्लस फिर से 5y = 20। तो ये रेखा समांतर है। क्यों समांतर है सर? क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट इसका और इसका सेम है, y का भी सेम है। ये सेम हो या ना हो इसको एक फर्क नहीं आता है, बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ना वो सेम होना चाहिए, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो अगर x और y का कोफिशिएंट सेम है तो ध्यान रखोगे वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है वो समझने वाली है, इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर परपेंडिकुलर हो तो कैसे सर हम पता करेंगे वो रेखाएं परपेंडिकुलर है? तो देखो पहला टेक्निक दोस्त, आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो क्या बताता हूँ। अगर रेखाएं परपेंडिकुलर है तो उसका पहचानने का पहला टेक्निक है कि ढाल का गुणनफल -1 होगा। लेकिन हम यहाँ पर वो मुद्दा नहीं उठा रहे, मुद्दा हम ये उठा रहे हैं कि आज से ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं काफी खतरनाक लेवल पर है। क्या है सुनिएगा, मान लीजिए एक रेखा है और रेखा का नाम है L1, ठीक है, रेखा का क्या नाम है, L1 नाम है, और एक रेखा है जिसका नाम है L2 है ना। यानी कि लाइन L1 and L2 are perpendicular to each other, then what is the equation of line L2? My question is that कि what is the equation of L2, यानी दूसरे लाइन का समीकरण क्या है अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तब। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है वो आपको हम सिखाते हैं। सुनो टेक्निक क्या है दोस्त, टेक्निक क्या है, सुनो टेक्निक ये है, आपको पहली रेखा का समीकरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो लंबवत है। तो उसका शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। लॉन्ग मेथड क्या है, आप क्या करोगे कि इससे ढाल निकालोगे फिर ऐसे सोल्व करोगे, आप निकाल सकते हो। लेकिन शॉर्टकट क्या है वो आपको सिखा रहे हैं, एकदम शॉर्टकट, एकदम मजा आने वाला। देखो पहली बात, पहली रेखा की जो ढाल दिया गया है उससे मैं पहला रेखा का ढाल निकाल दिया। देखो अभी हम आपको लॉन्ग सिखा रहे हैं, बाद में क्या मतलब अभी आपको एक लाइन में जवाब लिखाना सिखाएंगे कि अगर दो रेखाएं लंबवत है तो उस लंबवत रेखाएं का समीकरण कैसे लिखते हैं उसका शॉर्टकट हम बताएंगे। लेकिन अभी आप सीखिए, क्या सीखिए कि मान लीजिए पहली रेखा ये है, देखो पहली रेखा ये है और इसका समीकरण ये है, तो इसका ढाल आपको सिखाया था ना कि अगर कोई रेखा नॉर्मल ऐसे दिया गया तो उसका ढाल निकालने का तरीका है -a/b।
आप याद करो वो दिन, नहीं याद करो तो आप ही गलती है भाई। ठीक, अब हम लोग को पता है कि भाई L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके जो ढाल का प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो इनके ढालों का प्रोडक्ट -1 हो गया, तो यहाँ से F2 निकल के आ गया -1 और इंटू गुना में तो भागा में, तो M2 का भी वैल्यू निकल के आ गया। कैसे? तो आंसर है, मैंने AB का मान रख दिया, देखो -1/M1, M1 का मान है -A/B, माइनस माइनस कट गया -B, ये जो B है ऊपर गया और ये नीचे ही रह गया। यानी ये क्या है भाई, हट जाता, यानी ये समझ में आ गया कि F2 इक्वल टू क्या है, B/A है। यानी ये समझ में आ गया कि जो दूसरी रेखा की जो ढाल है ना वो क्या है, B/A है। अब ऐसे में हमें लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो देखो डायरेक्ट ट्रिक सुनो। लंबवत रेखा की समीकरण लिखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बस कुछ करोगे नहीं, जो पहले का जो रेखा का जो समीकरण दिया है ना, बस आप क्या करोगे, x का x लिख लोगे। फिर से लंबवत रेखा का समीकरण लिखने का टेक्निक क्या है वो सिखा रहा हूं। x लिख लोगे, अब x के साथ पहले a था ना पहले का में, अब x के साथ b ला देना है, ठीक। फिर y लिखना है, y के साथ b था तो a लिख देना है, मतलब एक लाइन में जो कोफिशिएंट है उसको आदला बदली करा देना है उसका, और बीच में लगा देना है माइनस। भी एग्जांपल दूंगा, घबराइए मत। और प्लस जैसे है C1 तो आप C1 लिख दोगे। अब चूंकि लंब रेखा अलग होगा तो उसका C2 अलग होगा, तो आप लिख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोल दिए सर? फिर से मैं बोला कि अगर एक रेखा है जो दूसरी रेखा को लंबवत है तो पहली रेखा का तो समीकरण दिया ही जाएगा, तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने का टेक्निक क्या है सर? टेक्निक ये है कि आप x y के कोफिशिएंट को बदल दीजिए। यानी कि जो पहले x का कोफिशिएंट था वो y का कोफिशिएंट था x का, मतलब पहले एक के साथ x था तो अब एक x के साथ b ला देना है, y के साथ पहले b था तो y के साथ a ला देना है, और बीच में क्या लगा देना है, माइनस, और बाकी के C2 लिख के इक्वल टू में 0 लिख देना, आपका काम खत्म। तो ये टेक्निक है लिखने। बोला सर आपको कैसे पता? देखो अब इस रेखा की ढाल निकालो, ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -A/B, तो माइनस A/B, तो A का वैल्यू है -B और B का वैल्यू है -A, तो माइनस माइनस कट गया, देखो B/A आ गया, और रेखा की ढाल B/A, इसीलिए समीकरण लिखा हूं। तो ये लिखने आया क्या, आप इस पर मत ध्यान दीजिए, बस इस पर ध्यान दीजिए कि रेखा का समीकरण लिखने का टेक्निक ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप पॉइंट को समझ गए तो आइए अपन एक सवाल कराते हैं आपको। एक सवाल हम आपको बताते हैं। सवाल क्या है, देखो सवाल है कि एक रेखा है जो इस वाले के लंबवत है, आय हाय बहुत सुंदर। एक रेखा इस वाले रेखा के लंबवत है और ये ना 8 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल बनाती है, तो ये ध्यान देना है, 8 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल बना रही है, तो ये बस बता रहा है कि बना रही है। तो हमें ना रेखा का समीकरण ज्ञात करें। सवाल अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो देखो, मतलब फिगर दे, तो दो रेखा है जिसमें एक रेखा दिया है और एक रेखा क्या है, 2x - y + 6 = 0, और जो दूसरा की रेखा है वो ये है, वो L2 है और ये L1 है, और कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे में। तो इस वाले का समीकरण ज्ञात करें। तो सिंपल है ना, बोलो कैसे सर सिंपल है? तो देखो आपको बताता हूं, देखो सुनो सॉल्यूशन। L1 का इक्वेशन दे रखा है वो है 2x - y + 6 = 0। हमें L2 का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ठीक। लेकिन ये बोला है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो मैं लिखूंगा इसलिए L2 का समीकरण। अभी टेक्निक सिखाया। क्या सिखाया सर? आप ये सिखाए हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? तो x y के कोफिशिएंट को बदल देना है, यानी यहां लिखना है x और यहां लिखना है y, और कोफिशिएंट जो भी था उसको बदल दो। तो देखो x के जगह पर कितना है 2 और y के जगह पर 1, तो x वाला y भी चल जाएगा और y वाला 1 है तो इसके पास आ जाएगा, और बीच में लगा देंगे माइनस, अब प्लस का C2 नहीं लिखेंगे, C ना लिखेंगे जी, 2 को 1 को तो दिया तो C ना लिखेंगे, और इक्वल टू में 0 हो गया। क्या कहते हो? समझ गए नहीं समझ गए? तो देखो ये हम लोग का हो गया 1 × x - 2y + c = 0। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे?
बोलो ईमानदारी से, समझ गए? तो ये मैंने क्या करा, मैंने क्या करा कि कोफिशिएंट बदल दिया, 2 को x के साथ था तो y के साथ भेज दिया, और y के साथ 1 था तो उसको x के साथ लग दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि c का मान कैसे निकाले, तो c का मान के लिए वो दिया है ना, कह रहा है ना कि 8 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल बनाता है। तो अगर ऐसा रेखा दिया जाए, अगर ऐसे रेखा दिया जाए और उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका टेक्निक क्या सिखाए? आपको क्षेत्रफल निकालने का टेक्निक सिखाए हैं c²/2ab। और कैसे पता सर? अरे देखो, आपको कुछ दिन पहले ही बताए थे, नहीं बताया था तो देखो आज बता देंगे आपको। वैसे बताए हैं, अगर आप ध्यान नहीं दिए अलग बात है। अगर रेखा ऐसे दिया हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है c²/2ab, और रेखा ऐसे दिया हो मॉडुलस वाला, याद करो बताया था ना, तो उसका होता है 2c²/ab। इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी ये रेखा है, तो अगर ऐसी रेखाएं दी गई है तो उसका क्षेत्रफल, ये टेक्निक है निकालने का, तो निकाल लेते हैं सिंपल। यहाँ से अपन c का मान निकाल सकते हैं। बोलो कैसे सर? तो देखो ना अभी बताते हैं, देखते चलो केवल। तो देखिए ध्यान से, एरिया कितना दिया है 8, तो 8 लिख दिया। c का मान ज्ञात करना है तो c² छोड़ देंगे, अपॉन 2 लिखेंगे। a का मान कितना है 1 है, इनटू b का मान कितना है -2 है। खैर -2 लिखना, चलो लिख ही देता हूँ, वैसे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस का लिखना है। तो 8 = तो ये हो गया c² अपॉन, ये हो जाएगा माइनस का कितना, -4, तो -4 मतलब +4, मॉडुलस हटेगा तो ये 8 चौका 32, तो c² = 32। तो c का वैल्यू आ गया कितना, √32। √32 का क्या मतलब है, तो c = ±4√2। तो फाइनली हम समीकरण लिख सकते हैं। अब कैसे, तो यहाँ पर चिपका दो अब। तो फाइनली समीकरण हम लोग का हो जाएगा x - 2y, अब प्लस माइनस c का मान आया है 4√2 = 0। खत्म। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये टेक्निक है काफी शानदार, दोबारा बता देता हूँ सुनिए। लाइन 1 दिया गया था, लाइन 2 बोला था परपेंडिकुलर है, तो अभी टेक्निक सिखाया हूँ, x y को कोफिशिएंट को बदल दो, तो बदल दिया। प्लस का c लिखा हूँ, c का मान नहीं पता था, लेकिन c के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया 8 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल ना बनाता है, ठीक है। ओके, तो क्षेत्रफल अगर ऐसी रेखाएं दी गई हो तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया है, c²/2ab होता है। तो क्षेत्रफल दिया था 8, c²/2ab ये हो गया, रख दिया, c का मान आया, फाइनली c का मान यहाँ लाकर रख दिया और आंसर आ गया। ठीक, ऐसे सवाल दिए होंगे, आई होप कि आप डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं वो मतलब वो बात बता ही देता हूँ कि ऐसे रेखाएं दी गई हो तो कैसे एरिया निकालना है, वो आप बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान सुनो, यानी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन। अगर इस देखिए 3 तरह का लाइन दिया जाएगा और तीनों तरह का अगर एरिया निकालना है तो ये टेक्निक है। तो कुछ लोग बोले सर इसका प्रूफ, सर 12th में जब चैप्टर पढ़ा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इस टाइम प्रूफ हो जाता है सबका, ठीक है ना। तो अभी बस आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, आसान काम है कि अगर रेखा इस फॉर्म में दिया जाए, यानी 2a मतलब ax + by + c = 0 के रूप में, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है जो कि अभी निकाल के दिखाए। और ये आपको जो आपको याद है ना मोड वाला निकाल के दिखाए थे, तो वो भी बता दिए हैं कि अगर mod ax + mod by + c = 0 दिया जाए तो उसका टेक्निक है 2c²/ab। ये भी आपको सिखा चुके हैं, पीछे वाला अगर लेक्चर देखे होंगे तो सिखाए। अब एक नई बात ये बताना है, अगर mod x = a दिया जाए और mod y = b दिया जाए तो उसका एरिया निकालने का तरीका है, कुछ करना ही नहीं, मॉडुलस बनाना है, 4ab लिख देना है। अब देखो इस पर का एयरफोर्स सवाल पूछा है, एयरफोर्स सवाल पूछा है, क्या पूछा है, mod x = 3 का mod y = 2, तो एरिया बताओ। तो अभी भी सिखाया है, कि mod x अगर a दिया हो, mod y = b दिया हो, तो एरिया निकालने का तरीका है मॉडुलस 4ab। तो मॉडुलस 4 * a के जगह पर है 3, b के जगह पर है 2, तो 4 है 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट। खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसी रेखाएं दी गई होंगी तो उनका एरिया निकालने का टेक्निक ये है। क्लियर है बात? बोलिए सही है क्या? ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो आई होप कि आपको बात चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखिए दोस्त, आप मायूस नहीं होगी, है ना। और एक लेक्चर है फिर ये खत्म हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन का थ्योरी। मैं कुछ बातें बता दूं आपको। कुछ लोग मायूस होकर लाइफ में जीने का मकसद ही भूल जाते हैं। रियल बात ये है दोस्त कि जो आपका लाइफ है ना, वो कहीं ना तो कहीं उस मोड़ तक आपको पहुंचाएगा जिस मोड़ तक आप जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप मायूस नहीं होइए।
है ना। आप मेहनत करिए हर रोज, क्योंकि आप सोचिए हर रोज आपके दिन मतलब हर रोज आपके सुबह की शुरुआत होती है, मतलब हर रोज सुबह आता है तो उसकी नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना। पीछे को लेकर के नहीं जाना, सोचना है कि ये हुआ था ये हुआ था, नहीं। आप आज में जिए और थोड़ा बहुत आप आगे का सोचें, ताकि आपका लाइफ में फ्यूचर आप ध्यान रखें कि हमको ये करना है, तो वो थोड़ा बहुत आप आगे का सोच सकते हैं। भविष्य में जो भी बुरा होगा उसको सोचना नहीं है, हाँ उसको थेम लेकर के रखना है कि मेरे साथ ये हुआ था, उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको अच्छा करना है, ठीक है। आप ध्यान रखना। तो इसलिए हम बोलते हैं, हम बोलना चाहेंगे कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, मगर राह पे चलते रहिए। दोस्त इसलिए बोलते हैं रुकना माना है, चलिए तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए इतना अच्छी बात के साथ अगला बात करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना लास्ट थ्योरी का क्लास देखेंगे, फिर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अलग लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरा 11 फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली डेडिकेशन के साथ पढ़ने को मिल जाए। थोड़ा सा मैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बता दूं तो मैथ विजन का दो ब्रांच है, एक आरा में और एक गढ़नी में। मैथ विजन में आप आ करके 8 to लेकर के 12 और जेई एनडीए एयरफोर्स और नेवी का क्लास कर सकते हैं, दोनों मीडियमों के लिए, यानी बीएससी और सीबीएसई वालों के लिए। 11 12 और एनडीए जेई और एयरफोर्स नेवी और मतलब इन लोगों के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, और 8 to 12 वालों के 8 to 10 वालों के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। अपने जूनियर्स को भेजिए, है ना, अपने दोस्तों को बताइए ये बात। और एड्रेस अगर अपन बताएं तो एड्रेस है आपका पहला एड्रेस जो आरा का है वो है महाराजा हाथा गली नंबर 2, ठीक है, महाराजा हाथा गली नंबर 2 और आरा, है ना। और अगर गढ़ानी का बात करें तो प्रियांशु मॉल के पीछे शांति नगर एड्रेस है। और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 62064897 नंबर। क्योंकि दोस्त हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए, तो हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए, मतलब बहुत अलग लेवल पर 10th to 12th तक का तहलका बैच लेकर आए, जो पूरे शहर में तहलका मचाने के लिए रेडी है। तो बस देरी आपकी है, आप बस शेयर करिए, और आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। धीरे धीरे कंटेंट इसमें आ रहे हैं, अभी एकाएक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सब चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताते रहिए, मिलेंगे नए वीडियो में, जाने का टाइम आ गया है, तब तक के लिए जय हिंद।